गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 8th क्लास के प्रथम चैप्टर आधुनिक काल में भारत का इतिहास करेंगे। आधुनिक काल में भारत का इतिहास। कल्पना कीजिए कि 17वीं सदी का कोई व्यक्ति किसी करिश्मे से पुनः जीवित होकर आज की दुनिया में पहुंचता है। उसे आज की दुनिया उसकी अपनी 17वीं सदी की दुनिया से काफ़ी बदली हुई नज़र आएगी। उसे अपने समय की कुछ इमारतें आज भी खड़ी दिखाई दे सकती हैं। उसमें कुछ इमारतें खंडहर के रूप में दिखेगी तो कुछ साबुत खड़ी दिखेगी, लेकिन अधिकांश चीज़ें उसे एकदम बदली हुई दिखाई देगी। वह कई नए नगरों शहरों को देखेगा। वह यह भी देखेगा कि उसके ज़माने के शहरों से आज के शहरों का स्वरूप भिन्न है। भूदृश्य भी उसे बदला हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उसके ज़माने में ना तो आज जैसे कारखाने थे और ना ही पक्की सड़कें। उसके समय में मकान भी आज के जैसे नहीं थे। सड़कों पर उसे तरह तरह की ऐसी गाड़ियां दिखाई देगी जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आसमान में उड़ते हवाई जहाज को और पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी को देखकर वह चकित रह जाएगा। दुकानों में उसे ऐसी चीज़ें दिखाई देगी जिसको उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसका इस्तेमाल करना भी उसे सिखाना होगा। गाँव में उसे खेती करने के लिए कुछ नए तरीके देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसी फसलें भी हो सकती हैं जिन्हें उसने अपने पहले कभी नहीं देखा था। उसी प्रकार समाज, राजनीति और संस्कृति में भी उसे आश्चर्यजनक परिवर्तन नजर आएगा। कहा जा सकता है कि लगभग सब कुछ बदला हुआ दिखाई देगा। यहाँ तक कि लोगों की भाषा भी उसे अपनी भाषा से अलग महसूस होगी। इस तरह वह अपने को एक ऐसी बदली हुई दुनिया में पाएगा जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। वास्तव में दुनिया ने तो 3 शताब्दियों में परिवर्तनों के कई दौर देखे। पिछली शताब्दियों में कुछ बदलावों को हम इतिहास के माध्यम से जान पाते हैं। इतिहास में तारीख का महत्व। पहले के लोगों को यह धारणा बनी रहती थी कि इतिहास एक नीरस विषय है जिसमें तारीखों और वर्षों को याद करना पड़ता है। कौन राजा किसी युद्ध में मारा गया, कौन सा युद्ध कब हुआ, इन्हीं सब चीज़ों पर आपस में खूब चर्चा होती रहती थी। आम लोगों की यही समझ थी कि इतिहास तारीखों का पर्याप्त है। क्या यह बात इतिहास के बारे में सही है? वास्तव में इतिहास अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं और अब उसमें क्या बदलाव आए हैं। अतीत और वर्तमान की तुलना में क्रम में हम तिथिवार घटनाओं को विवरण ढूंढते हैं। दैनिक जीवन में हम अपने आसपास कई वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन प्रत्येक वस्तु की ऐतिहासिक को लेकर मन में कोई प्रश्न नहीं उठता। हमें लगता है कि ये चीज़ें लंबे अरसे से ऐसे ही होगी। हालांकि कभी कभी हम कुछ चीज़ों को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। उन्हें देखकर खुशी महसूस होती है। मन में उस वस्तु की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने का जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है। उदाहरण के रूप में बस स्टैंड की एक दुकान पर किसी व्यक्ति को चाय पीते देख इस तथ्य पर हैरानी हो सकती है कि दुनिया में लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया होगा। सबसे पहले कहाँ और कैसे चाय की शुरुआत हुई होगी। आकाश में उड़ते हवाई जहाज को देखकर भी मन में प्रश्न उठता हो सकता है कि लोगों ने हवाई जहाज सफ़र की शुरुआत कब की होगी। हवाई जहाज जब नहीं था तो लोग दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक लंबी दूरी कैसे तय करते होंगे। गर्मी के दिनों में पंखा हमें काफ़ी सुकून देता है। इसकी शुरुआत के पीछे भी एक कहानी छुपी है। घरों में रोशनी के लिए बिजली के बल्ब को जलते देखकर भी प्रश्न उठता है कि इसे किसने बनाया और कब बनाया होगा। जब यह नहीं था तब लोग घरों में रोशनी के लिए क्या प्रबंध करते होंगे। पटरियों पर सरपट दौड़ती रेलगाड़ियों को देखकर भी मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि हजारों लोग तब कैसे यात्रा करते होंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक कागज पर छपी। जब एक कागज आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग कैसे लिखते थे, तब किताबें कैसे लिखी जाती थी। उपयुक्त सभी प्रश्न हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। समय को सदैव साल या महीने के बंदिशों में नहीं बांध सकते। कई ऐसी घटनाओं इतिहास के पन्नों पर दर्ज हैं जिसके लिए कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती। भारत पर कई सदियों तक अंग्रेजों का शासन रहा है।
ब्रिटिश शासन की स्थापना का कोई एक दिन निश्चित नहीं है। इसी तरह अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किस तारीख से हुई थी, वास्तव में ये चीज़ें लंबे समय तक चली। इसे एक निश्चित तिथि नहीं बताया जा सकता है। इन परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए हम अवधि का जिक्र कर सकते हैं। अवधि में एक कालखंड को शामिल किया जा सकता है जब बदलाव की शुरुआत शुरू हुई थी। इन तथ्यों के बावजूद हम देखते हैं कि लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। इसका कारण यह है कि पहले युद्ध और बड़ी घटनाओं के विवरण को ही इतिहास समझा जाता था। इस इतिहास में शासकों और उसकी नीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाती थी। उदाहरण के तौर पर राजा का राज्य अभिषेक, उसका वैवाहिक जीवन, युद्ध एवं सीमा का विस्तार, उपलब्धियां, उसकी मृत्यु और उत्तराधिकार को इतिहास का विषय माना जाता था। इस स्थिति में इन घटनाओं की निश्चित तारीख बताने में कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार इतिहास में तिथियों का भी विशेष महत्व बरकरार रहा है। विज्ञापनों का रुचि पर प्रभाव। विज्ञापन काफ़ी समय से हमारी पसंद नापसंद को प्रभावित करता रहा है। बीते दिनों के विज्ञापन को देखकर यह समझा जा सकता है कि नए उत्पादकों के लिए बाजार कैसे तैयार किया गया, समाज में लोगों की रुचियाँ कैसे बदली। 1922 ईस्वी में लिप्टन चाय के लिए तैयार लिए गए इस विज्ञापन में यह संकेत देने की कोशिश की गई है कि विश्व के शाही लोग लिप्टन चाय को पसंद करते हैं। तारीखें क्यों हो जाती है महत्वपूर्ण? हम अपने परिवार में देखते हैं कि कुछ तारीखों को अन्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका कारण यह है कि उस तिथि पर परिवार के सदस्यों की जिंदगी की कोई महत्वपूर्ण घटना या यादें जुड़ी हैं। उदाहरण के तौर पर किसी का जन्मदिन, किसी का विवाह, सालगिरह या पुण्यतिथि। इन घटनाओं से संबंधित तिथि को परिवार के लोग विशेष रूप से याद करके रखते हैं। तिथि स्वयं अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती है, लेकिन जब उस तिथि से किसी की कुछ यादें जुड़ जाती है तो वह तिथि यादगार बन जाता है। जब हम अध्ययन का विषय बदल देते हैं तो हमारा ध्यान नए मुद्दों पर चला जाता है। इस परिस्थितियों में महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास से भारत के सभी गवर्नर जनरल के शासन काल की विस्तृत चर्चा की गई है। इसमें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से शुरू होकर अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तक की चर्चा मिलती है। अलग अलग अध्यायों में हमें दूसरे गवर्नर जनरलों की अथवा वायसरायों के बारे में पढ़ने को मिलता है। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, डलहौजी, मैककॉफ, एल्बरो, केनिंग, लॉसेंस, नॉर्थब्रुक, लिंटन, रिपन, डर्बिन, कर्जन, होल्डिंग, इरवन, लिथोग, वेलेल के बारे में भी पढ़ते हैं। पढ़ते समय ऐसा महसूस होता है कि गवर्नर जनरलों की वायसरायों की एक लंबी श्रृंखला रही है। आधुनिक इतिहास की इस पुस्तकों में सभी तिथियों का महत्व इन अधिकारियों की गतिविधियां, नीतियों और उपलब्धियों के आधार पर तय किया जाता है। ऐसी प्रतीक होता है कि इन अधिकारियों के जीवन से जुड़ी चीज़ों के अतिरिक्त कोई अन्य विषय उतना महत्वपूर्ण नहीं है जिसके बारे में जानना जरूरी है। क्या हम अधिकारियों की नीतियों एवं गतिविधियों के तत्कालीन समाज की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं जीवन के अन्य पहलुओं की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? क्या उन युग के इतिहास को नए ढंग से नहीं लिखा जा सकता है? वर्तमान इतिहास को लेखन में समाज के सभी पहलुओं की जांच पड़ताल की जाती है। आधुनिक भारत के भौगोलिक भूभाग। भारत का एक विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के उच्च शिखरों से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व के बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय महाद्वीप के से घिरी हुई है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है, लगभग 3200 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम के कच्छ तक यह विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर का है। भारत आज चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। कैसे तय की जाती है अवधियाँ? इतिहास के बड़े बड़े कालखंडों की घटनाएं दर्ज होती है। इन कालखंडों के निर्धारण पर ज़्यादातर इतिहासकार की सहमति भी मिल चुकी है। इतिहास को कालखंडों में विभाजित करने से हमें इनके केंद्रीय तत्व को समझने की आसानी होती है। इसलिए इतिहास को किसी प्रवृत्ति लक्षण के आधार पर छोटे छोटे कालखंडों में बांटा जाता है। यह लक्षण कुछ विशेषताओं के द्वारा दर्शाए जाते हैं। इसमें एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए परिवर्तनों के बारे में जानकारी भी मिलती है। जेम्स मिल का
उनका मानना था कि सभ्यता के मामले में सभी एशियाई देश यूरोप से पिछड़े हैं। उनकी धारणा थी कि भारत के अंग्रेजों के आगमन से पूर्व यहाँ हिंदू या मुस्लिम तानाशाहों का शासक था। समाज में धार्मिक टकराव, जातिगत बंधन, अंधविश्वास में भरमार थी। मिल के अनुसार ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत का सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। इसके लिए आवश्यक था कि भारत में यूरोप शिष्टाचार, कला, संस्कृति और कानूनों को लागू किया जाए। मिल का सुझाव था कि भारत के संपूर्ण भूभाग पर अंग्रेजों का अधिकार जमा लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि भारत का विश्वास अंग्रेजों की सहायता के बिना संभव नहीं है। यह साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है। इतिहास लेखन का यह धारणा इस तथ्य पर आधारित थी कि अंग्रेज शासन भौतिक प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। ब्रिटिश शासन से पहले का युग अंधकारमय था। क्या इस प्रकार की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? इतिहास के किसी भी युग को धार्मिक आधार पर हिंदू या मुसलमान दौर के रूप में बताया जा सकता है। क्या हिंदू दौर में मुसलमानों और मुस्लिम युग में हिंदुओं का अस्तित्व नहीं था? क्या इस दौर में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को सिर्फ उस समय के शासकों के धर्म के अनुसार तय करने की क्या आवश्यकता है? ऐतिहासिक तत्व यह है कि प्राचीन भारत में सभी शासकों को धर्म कभी एक नहीं रहा। किसी ने सनातन धर्म की पद्धति को स्वीकारा तो किसी ने महात्मा बुद्ध की नीतियों को अपनाया तो किसी ने महावीर के जैन धर्म के संदेशों का अनुपालन किया। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण को दरकिनार कर बहुत से इतिहासकार भारतीय इतिहास को सामान्यतः प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्या है। इतिहास को कालखंडों में बांटने का तरीका भी पश्चिम की देन है। पश्चिम में आधुनिक काल को लोकतंत्र, विज्ञान, तर्क, मुक्ति और समानता का युग माना जाता है, जिसमें आधुनिकता की ताकतों की तेजी से विकास हो रहा है। मध्यकालीन समाज में बारे में उनकी धारणा यह थी कि आधुनिक समाज की इन विशेषताओं का वहाँ घोर अभाव था। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे स्वीकार कर सकते हैं? ब्रिटिश शासन काल में भारतीय लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति के एहसास का अभाव था। साथ ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर भी नहीं था। ज़्यादातर इतिहासकार ब्रिटिश शासन के दौर पर औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक क्या है? इस पाठ्य पुस्तक में आप भारत के ब्रिटिश शासन की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने किस प्रकार स्थानीय नवाबों और राजाओं को गद्दी से उतारकर शासन पर कब्जा जमाया। अंग्रेज भारत के व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था और शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अपने सारे खर्चों की पूर्ति के लिए उन्होंने राजस्व की वसूली की। अपनी आवश्यकता की चीज़ों की सस्ती कीमतों पर खरीदा। उन्होंने निर्यात के लिए व्यवसाय एवं महत्वपूर्ण फसलों की खेती के लिए किसानों को बाध्य किया। हम इन प्रयासों के कारण आए सामाजिक और आर्थिक बदलावों के जानने का प्रयास करेंगे। ब्रिटिश शासन के कारण भारत की मूल मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीके में हुए परिवर्तनों को भी समझेंगे। जब एक देश दूसरे देश के प्रभाव से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं तो इस प्रकार की प्रक्रिया को औपनिवेश कहा जाता है। इसमें शक्तिशाली देश कठपुतली की सरकार के द्वारा कमजोर देश को शासन करता है। आधुनिक ऐतिहासिक का स्रोत। आधुनिक युग में ऐतिहासिक स्रोतों का अंदाजा लगाना बहुत ही कठिन काम था। आज हमारी नज़र जिधर उठती है हमें ऐतिहासिक स्रोतों की भरमार नजर आती हैं। किले, मकबरे, शिलालेखों, विदेशी यात्रियों कृतियाँ, पांडुलिपियाँ, मूर्तियाँ बड़ी संख्या में मौजूद है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान सरकारी रिकॉर्ड रखने की परंपरा की शुरुआत की थी। इतिहासकार के लिए यह सरकारी रिकॉर्ड उस युग की जानकारी प्राप्त करने का एक सख्त माध्यम है। उनका तर्क था कि चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने प्रत्येक निर्देश, योजना, नीतिगत फैसले, सहमति और जांच की परिभाषाओं को स्पष्ट रूप से लिखना जरूरी माना। बाद में कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों का अध्ययन आसानी से कर सकता था। इस कारण ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन का आधारित शासन की नई कार्य संस्कृति की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी समझा। इसके लिए उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं, अभिलेख कक्ष बनवाए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के कार्यालय, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सभी के अपने रिकॉर्ड रूम बनाए गए। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे स्थान